नमस्कार। दुनिया भर की खबरों से आपको रूबरू कराने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते दुनिया भर में क्या घटा क्या बढ़ा, उन तमाम घटनाक्रमों का आज फिर से जायजा लेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। वैश्विक राजनीति किस तरह के हिचकोले ले रही है, उसका एक नमूना हाल ही में देखने को मिला जब अमेरिका ने चीन और ताइवान के बीच तनाव की स्क्रिप्ट लिख डाली। वैसे रूस यूक्रेन जंग जब से शुरू हुई है तब से पूरी दुनिया कई आशंकाओं से घिर गई है। उनमें से एक ये भी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग को चीन ताइवान संकट की आशंका से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। यह आशंका अभी हाल में तब और प्रबल हो गई जब अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन की स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया। असल में अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वो मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान के लिए रवाना हुई। लेकिन मलेशिया दौरे के बाद वो अचानक ताइवान की राजधानी ताइपेई के लिए रवाना हो गई। उनके ताइवान पहुंचने की खबर ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी। चीन की सरकार ने आनन फानन में अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी दे डाली। चीन ने मुखरता के साथ अमेरिका के इस कदम की आलोचना की। चीन इसे लेकर कितना तल्ख हुआ, इसका अंदाजा चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान से लगाइए। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। वो लगातार वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका ताइवान के अलगाववादियों की आज़ादी की मुहिम को हवा दे रहा है। अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है और ये बेहद खतरनाक है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे। इतना ही नहीं, ताइवान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि चीन ने एक कदम आगे बढ़कर 11 डोंगफेंग मिसाइलें दागी हैं, जिनकी लैंडिंग ताइवान के आसपास के इलाकों में हुई है। जापान के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलें जापान के इलाके में गिरी हैं। अब यहाँ पर 2-3 परतें हैं। एक तो ये कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा से चीन इतना चिढ़ा क्यों है। दूसरा ये कि वन चाइना पॉलिसी क्या है जिसे लेकर चीन इतना गंभीर है। और तीसरा ये कि नैन्सी पेलोसी की ये यात्रा क्या अमेरिकी सरकार की कोई सोची समझी रणनीति है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि वन चाइना पॉलिसी आखिर है क्या। वन चाइना पॉलिसी को तफसील से समझने के लिए आप हमारे पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। लेकिन मोटा मोटी बात यह समझिए कि चीन ताइवान को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वह ताइवान को खुद के ही एक क्षेत्र के तौर पर देखता है। चीन की इसी नीति को वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। दुनिया के ज़्यादातर देश चीन की इस नीति को मान्यता भी देते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ही ताइवान को एक आज़ाद और संप्रभु देश मानते हैं। इसकी वजह है कि चीन दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता ना देने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाकर रखता है। चीन की कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा ना करें जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे। इसलिए वो वन चाइना पॉलिसी को लेकर अक्सर ही आक्रामक और गंभीर रहता है। मजे की बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी चीन की इस नीति का समर्थन करता है। हालांकि ताइवान को फर्स्ट आइलैंड चेन या पहली द्वीप श्रृंखला नाम से कहे जाने वाले उन टापुओं में गिना जाता है जिनमें अमेरिका के करीबी ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए अहम माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है तब वहां की सरकार की सांसद ने ताइवान की यात्रा क्यों की। असल में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब अमेरिका ने पेलोसी की यात्रा को गैर आधिकारिक बताते हुए इससे पल्ला झाड़ लिया। बाइडेन प्रशासन ने यह कहते हुए खुद को इससे किनारे कर लिया कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन स्वायत्त संस्था हैं, इसलिए वहां के सदस्य कहीं भी जाने के लिए आजाद है। लेकिन चीन को अमेरिका की सफाई पर भरोसा नहीं हो रहा है। दरअसल नैन्सी पेलोसी की यात्रा को भले ही गैर आधिकारिक बताया जा रहा हो, लेकिन यह चीन भी जानता है कि ना पेलोसी कोई मामूली महिला है और ना ही उनकी यात्रा।
पेलोसी अमेरिका के कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं। हमने पहले ही बताया कि पेलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। ऐसे में वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत है। एक और अहम बात यह भी है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ही सरकार है। एक अहम बात यह भी है कि पेलोसी पिछले 25 सालों में ऐसा करने वाली अमेरिका की सबसे वरिष्ठ नेता है। साल 1997 में प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन स्पीकर न्यूट गिंगरिच ने ताइवान का दौरा किया था। अब दिक्कत यह है कि एक ओर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने की बात करता है, तो दूसरी ओर वो इस तरह के कदम भी उठाता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने अपने कदमों से चीन को गुस्सा होने का मौका दिया हो। बीते दिनों 2 बार ऐसा हो चुका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा, जो कि ताइवान पर अमेरिका के पुराने रुख से अलग राय थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, तो उन्होंने कहा था, हाँ, ऐसा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद भी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया था। बाद में व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता को सफाई देनी पड़ी कि इस टिप्पणी को नीति में बदलाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए। असल में ताइवान पर अमेरिकी रुख में बार बार बदलाव पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ अलग अलग राय रखते हैं। कुछ जानकार अमेरिका की इस कोशिश को उकसावे की राजनीति के तौर पर देखते हैं। इसकी एक वजह है कि हालिया सालों में अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद तल्खी से भरे रहे हैं। बात चाहे दक्षिण चीन सागर की हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र की, अमेरिका हर जगह चीन से उलझा हुआ है। इसलिए अमेरिका की इन कोशिशों को चीन को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। हालांकि चीन पर इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अभी पेलोसी ने जब ताइवान का दौरा किया, तब चीन ने अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी। खबर आई कि पेलोसी के पहुंचने के कुछ मिनटों बाद चीन ने ताइवान स्ट्रेट में सुखोई 35 Su-35 फाइटर जेट को भेज दिया। इन सब के बावजूद अमेरिका मौन रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर हालिया संदर्भ में इसकी वजह को खोजेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन जंग के बाद चीन के हौसले बुलंद हैं। रूस चीन का सहयोगी है और वो यूक्रेन में जंग को लंबा खींचने में कामयाब रहा है। ऐसे में चीन अमेरिका की मजबूरी को समझता है और इसलिए उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चीन जान चुका है कि अमेरिका ताइवान के मामले में जंग की स्थिति में नहीं है। वो समझ चुका है कि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका किसी युद्ध में नहीं उलझना चाहता। इसलिए चीन ताइवान को लेकर ज्यादा आक्रामक हुआ है। जानकार बताते हैं कि दोनों देशों में पहली बार इस तरह का तनाव देखा गया है। जानकारों के मुताबिक अगर युद्ध होता भी है तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जंग चीन ताइवान की बजाय चीन अमेरिका के बीच होगी, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। बहरहाल चीन अमेरिका का ये तनाव किस मोड़ पर खत्म होगा और इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब समय है हमारे खास सेगमेंट दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में पिछले सप्ताह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग के 13वें सत्र को संबोधित किया। यहां उन्होंने तकनीक, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस और स्टार्टअप्स में निवेश जैसे नए क्षेत्रों के जरिए दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने पर जोर दिया। साथ ही संबंधों के विकास में एमएसएमई क्षेत्र को मौजूदा उभरते 7 फोकस एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण बताया। एमएसएमई के अलावा डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि एवं डेयरी, फार्मा, रत्न और आभूषण और अंतर क्षेत्रीय सहयोग उभरते फोकस एरिया के अन्य क्षेत्र हैं। भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार 2019 बीच में $247 मिलियन का था, जो महामारी के बावजूद 2021-22 में 38.5% बढ़कर $342 मिलियन हो गया। 2022 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 30वां साल है। अगली खबर में रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस हफ्ते म्यांमार की पहली आधिकारिक यात्रा पर रहे। उन्होंने यहां सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ बातचीत की। रूस म्यांमार की सैन्य सरकार का एक प्रमुख समर्थक रहा है। रूसी विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिनों में कंबोडिया में आसियान देशों की बैठक होनी है, जिसमें रूस के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं।
ऐसे में रूस की इस यात्रा को पश्चिम के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। कई देशों द्वारा म्यांमार के हथियार आपूर्ति के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बावजूद रूस म्यांमार का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। अगली खबर लैटिन अमेरिका से। सालों से जारी तनाव के बाद बीते हफ्ते वेनेजुएला और कोलंबिया राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति वेनेजुएला के विदेश मंत्री कार्लोस फारिया और कोलंबिया के आगामी विदेश मंत्री अल्वारो लेवा के बीच सैन क्रिस्टोबल में आयोजित एक बैठक में बनी। इसे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के पुनर्बहाली के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। प्रवासियों और कूटनीतिक मतभेदों के चलते दोनों देशों के रिश्तों में तकरार है। इसी वजह से 2021 में दोनों देशों ने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर लिया। अगली खबर फिर से रूस यूक्रेन जंग से। इसी हफ्ते रूसी सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन की सैन्य इकाई आज़ोव रेजिमेंट को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया और उसके बाद रूस ओज़ोव रेजिमेंट के कई सैनिकों को बंदी बना रहा है। ओज़ोव रेजिमेंट वही सैन्य टुकड़ी है जिसने दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर मारियोपोल की रक्षा में खासा भूमिका निभाई। इसलिए रूसी अधिकारियों और मीडिया समूहों द्वारा इसे बार बार यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करने वाले नाज़ी समूह के तौर पर दिखाया गया। आज़ोव रेजिमेंट यूक्रेन के नेशनल गार्ड के भीतर एक इकाई है। यह 2014 में घटित अज़ोव बटालियन नाम के एक समूह से विकसित हुआ है। और आखिरी खबर में दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार बीते सालों से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ सेना प्रमुख मिन आंग हलिंग ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की अगुवाई वाली म्यांमार की चुनी हुई सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया। फिर यहाँ के सभी नागरिक नेताओं को हिरासत में ले लिया और देश में लोकतंत्र के समर्थन में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की। एक निगरानी समूह के मुताबिक तख्तापलट के बाद से 2000 से अधिक नागरिक इस कार्रवाई में मारे गए। दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों का गठबंधन G7 ने म्यांमार में चल रहे इस अमानवीय कार्रवाई पर चिंता जाहिर करते हुए उसकी सैन्य सरकार को मनमाने फांसी पर रोक लगाने और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए चेतावनी दी। G7 गठबंधन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब आज के बुलेटिन पर आधारित एक सवाल है, अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के क्या मायने हैं? क्या इससे चीन की वन चाइना पॉलिसी प्रभावित होगी? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।